YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नैना भाग 12। धर्मेंद्र और नैना खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों खाना खा चुके थे, परंतु बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे तो अचानक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। अरे माँ, पापा दोनों इतनी जल्दी आ गए? धर्मेंद्र ने आश्चर्य होते हुए कहा। धर्मेंद्र की बात सुनकर नैना ने दरवाजे पर जाकर देखा। सचमुच मम्मी जी पापा जी आ गए हैं, पर इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तक तो शादी की रस्म भी पूरी नहीं हुई होगी। क्या बात है, दोनों की तबीयत तो ठीक है? आप जाकर पूछ लीजिए उनसे। दोनों अंदर आए तो धर्मेंद्र ने पूछा, क्या बात है, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तक तो शादी पूरी भी नहीं हुई होगी। आप लोगों की तबीयत तो ठीक है ना? हमारी तबीयत से क्या करना है? अब हम जिए चाहे मरे, उससे तुम लोगों को क्या? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? सुषमा ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, अचानक क्या हो गया माँ? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? धर्मेंद्र ने बड़ी शांति से पूछा। लोग हम दोनों को देखकर उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और चिमन लाल ने भी हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, कोई बात ही नहीं की हमसे। कैसे रहते वहां पर? हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया। कहते कहते सुषमा रो पड़ी। चिमन लाल अंकल का व्यवहार तो शुरू से ही अच्छा नहीं है माँ। मैं जब अपनी शादी का कार्ड देने गया था तब भी मुझे बुरा भला कहा था, और हमारी शादी में भी नहीं आए। मुझे तो आप लोगों का जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा आपको जैसा अच्छा लगे तो हम सब जगह जाना छोड़ दे क्या? समाज में उठना बैठना छोड़ दे? भगवान दास ने गुस्सा होते हुए कहा। सब लोग चिमन लाल जैसे नहीं हैं। बहुत लोग हमारी शादी में आए थे। एक चिमन लाल के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे क्या? वैसे भी ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं चाहिए। इनके विचार ही नकारात्मक हैं। ये लोग कभी किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। जब से हमारा व्यवसाय अच्छा चल पड़ा है, चिमन लाल को तो हम फूटी आग नहीं सुहाते। यह बात आपको समझ में आए ना आए, मुझे बहुत पहले ही समझ में आ गई थी। दूसरों को लेकर हम अपने घर की शांति भंग करें, यह कहाँ तक उचित है माँ? हम सब अपने घर में खुश हैं। आप दोनों ने खाना खा। धर्मेंद्र अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सुषमा गुस्से से अपने कमरे की ओर चल दी और भगवान दास ने उसका अनुसरण किया। पता नहीं मम्मी जी पापा जी को क्या क्या बातें सुननी पड़ी होंगी। उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यह सब हमारे कारण ही हुआ है। मुझे इसी बात का डर था। नैना की आंखें छलछला आईं और उसके मन को अपराध बोध ने घेर लिया। नैना, हमने कोई अपराध नहीं किया है, ना ही कोई गलत कदम उठाया है। हमने शादी की है माँ पापा की अनुमति लेकर, उनके विरुद्ध जाकर नहीं की। रहा सवाल बिरादरी और समाज वालों की, तो कुछ बातें व्यक्तिगत होती हैं जिसमें समाज वालों को हस्तक्षेप करने नहीं देना चाहिए। अगर हमने समाज वालों और बिरादरी वालों के सामने अपना दिल खोल दिया तो वे कभी हमें शांति से जीने नहीं देंगे। मेरा अनुभव यही कहता है, अगर हम कोई अच्छा कार्य भी करेंगे तो भी यह समाज हम पर उंगली उठाने से बाज नहीं आएगा। अरे इनका तो काम ही है लोगों की टांगे खींचना। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो पीछे खींचेंगे ताकि आगे न बढ़ पाए। किसी को हंसते हुए देखकर इन्हें बड़ा दुख होता है। वे चाहते हैं कि हम उनके सामने रोएं गिड़गिड़ाएं। धर्मेंद्र ने अपने विचार और मन की भड़ास आज नैना के सामने निकाल दी। समाज के सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। आवश्यकता है कि हम अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करें, अच्छे लोगों का स्वागत करें और बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखें। तभी हम शांति से जी सकते हैं। नैना ने बड़ी समझदारी से अपनी बात रखी। चलो नैना, अब आराम करते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। इन सब बातों का कहीं कोई अंत नहीं है। जितना सोचेंगे उतना ही दिमाग पर दबाव बढ़ेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सुबह उठकर मम्मी पापा से बात करेंगे, कहकर धर्मेंद्र अपने कमरे की ओर बढ़ गया। नैना भी साथ साथ चल दी। आज रविवार है, इसीलिए नैना और शिवेंद्र को कॉलेज से छुट्टी मिल गई। पर धर्मेंद्र के ऊपर आज कार्य का बोझ किंचित अधिक है।
क्योंकि रविवार को ग्राहक अधिक आते हैं दुकानों पर। सुबह सुबह तैयार होकर नाश्ता करके धर्मेंद्र और भगवान दास दुकान चले गए। थोड़ी देर बाद सुमित्रा काम पर आई तो नैना माँ का हाथ बटाने के लिए साथ बैठकर बर्तन मांजने लगी। तभी सुषमा किचन में आई। उसके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था कि रात का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा है। वह रात को जो अपमान का घूंट पीकर आई थी, उसका असर अभी तक तन मन को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जीवा का स्वाद ऐसा कसैला हो गया है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब तक मन का गुबार किसी पर निकाल न ले, तब तक मन शांत होगा ही नहीं। मौका ढूंढ रही थी कि उस अपमान का बदला किस तरह से लिया जाए। नैना को बर्तन मांजते हुए देखकर उसे मौका मिल गया और गुस्सा फिर नाक पर सवार हो गया और उसने तुनक कर कहा, तुम क्यों बर्तन मांज रही हो? तुम अब इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। बर्तन मांजना सुमित्रा का काम है तो सुमित्रा को ही करने दो ना। जरा हमारे मान सम्मान का भी ध्यान रखो। सुमित्रा से संबंध उतना ही रखो जितना कि मालकिन का एक बाई के साथ होता है। आखिरी वाक्य ने जैसे नैना के दिल पर हथौड़ा मार दिया और दिल कांच की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। नैना लहूलुहान होकर कराह उठी। आज उसका धैर्य का बांध टूट गया। फिर भी स्वयं को संयत कर उसने धीरे से कहा, वह मेरी माँ है, आपके यहाँ काम करती हैं, इसीलिए केवल बाई नहीं हो गई हैं। बाई भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं होती हैं, उसको भी पीड़ा होती है औरों की तरह। इतने कटु शब्दों का प्रयोग कर आपने मेरा और मेरी माँ का हृदय छलनी कर दिया, वरना मैं कभी आपकी बातों का जवाब नहीं देती और बुरा भी नहीं मानती। आज आपने अति कर दी। अपने घर के बर्तन मांजने से किसी के सम्मान को ठेस नहीं लगती। अपना काम स्वयं करना कोई बुरी बात नहीं है। दोनों की बातें सुनकर सुमित्रा बाई की आंखों से झरझर अश्रुधार बह निकली। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने रोते रोते कहा, बस मालकिन, और कुछ मत कहिए। कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी और ना ही नैना से मिलूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे कारण आप लोगों के जीवन में कोई उलझन पैदा हो और मेरी नैना के जीवन में भी दुख की काली छाया पड़े। और कहीं काम ढूंढ लूंगी। मेहनत करने वालों को काम की कमी नहीं होती मालकिन। तुम और कहीं काम करके हमारे मुंह पर कालिख नहीं पोंछ सकती। हमारे मान सम्मान का भी ध्यान रखा करो। सुमित्रा, तुम्हें काम छोड़ने के लिए नहीं कहा हमने और ना अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी मना किया। कल से मेरा मन अशांत है, इसीलिए गुस्से में कह गई। कल लोगों ने बहुत बातें सुनाई हमें, हृदय हमारा छलनी हो गया। हम अपमान का घूंट पीकर आंखों में आंसू लेकर घर वापस आ गए। यह पीड़ा ऐसी पीड़ा है, किसी को हम दिखा भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। सुमित्रा काम छोड़कर जाएगी सुनकर सुषमा घबरा गई और बातों को संभालते हुए कहा। सुषमा आगे भी कुछ कहने वाली थी, पर उसके कहने से पहले ही पीछे से शिवेंद्र ने आकर कहा, मम्मी, आप यह सब कैसी बातें कर रही हैं? सुमित्रा आंटी से लोगों का गुस्सा इन दोनों पर क्यों उतार रही हैं? और रहा सवाल चिमनलाल अंकल का, तो वे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आपको जाना ही नहीं चाहिए था शादी में। जब वह हमारे भैया की शादी में नहीं आए तो आपको क्या गरज पड़ी थी उनकी शादी में जाने की? एक चिमनलाल अंकल के यहाँ शादी में नहीं जाएंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे क्या? समाज में ऐसे कई लोग हैं जो चिमनलाल अंकल के जैसे हैं। उनसे ना मिलो, ना बात करें तो ही अच्छा है। और जो लोग अच्छे हैं उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहाँ जा भी सकते हैं। समाज केवल नकारात्मक सोच वालों से नहीं बना है। समाज में सकारात्मक सोच वाले लोग भी हैं। जो भैया की शादी में आए थे सब अच्छे थे। कभी उनके यहाँ से बुलावा आया तो अवश्य जाना। हम दूसरों की बातें अपने दिल पर लेकर अपने घर की शांति क्यों भंग करें? हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि लोग हमारे घर की बातों में हस्तक्षेप न करें। शिवेंद्र की बातें सुनकर सुषमा को लगा कि मेरा छोटा बेटा भी अब बड़ा हो गया है, काफ़ी समझदार हो गया है। इतनी समझदारी वाली बातें करके आज उसने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच अपने घर की बातों में बाहर के लोगों को हस्तक्षेप करने नहीं देना चाहिए।
सुषमा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। तुम नाराज मत हो और ना ही काम छोड़कर जाओ। तुम्हारे बिना हमारा घर नहीं चल सकता। नैना, अपनी माँ को समझाओ, आगे से ऐसी बातें मैं कभी नहीं करूँगी। शिवेंद्र बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच तू बड़ा हो गया है और समझदार भी। मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा। सुषमा क्षमा मांगती इससे पहले नैना बोल पड़ी, नहीं मम्मी जी, आप क्षमा मत मांगिए। आप बड़ी हैं, मैं छोटी हूँ। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। गुस्से में हो जाता है कभी कभी। मैं समझ सकती हूँ कि लोगों ने आपको कैसी कैसी बातें सुनाई होंगी। ऐसी बातें सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। मैं माँ को समझा दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। नैना की विवेकपूर्ण बातें सुनकर सुषमा के दिल को तसल्ली मिली और वह बोल पड़ी, नैना, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमती और धैर्यवान हो। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेती हो। सुनकर आश्चर्य होता है। लोगों की बातें सुनकर अपना मन मैला करके अपने घर की शांति मुझे भंग नहीं करनी चाहिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। और उसने एक शांतिपूर्ण दीर्घ श्वास छोड़कर अपने दिल को हल्का कर लिया। सुषमा के जाने के पश्चात नैना अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। माँ के आंसू पोंछकर अपनी आंखों में नमी लिए भराई हुई आवाज में कहा, माँ, मैं जानती हूँ आपको यह सब बातें मेरे लिए सुननी पड़ रही हैं। इसके लिए मेरे मन में बहुत पीड़ा है और अपराध बोध भी है। मैंने गलत कदम उठाया, इसीलिए आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। मुझे माफ़ करना, मैं आपको सुख न दे पाई। एक अच्छी बेटी का कर्तव्य भी नहीं निभा पाई। आपने मुझे बहुत मेहनत करके कितनी मुश्किल से पाला है, तो मेरा भी यह कर्तव्य बनता था कि मैं आपको सुख दे सकूं। कहते कहते नैना भी रो पड़ी। बेटी की आंखों में आंसू देखकर सुमित्रा और दुखी हो उठी। साड़ी के पल्लू से स्वयं के आंसू पोंछकर बेटी के आंसू पोंछने लगी और उसे सांत्वना देने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कभी मत सोचना कि तुमने गलत कदम उठाया है। जो भी होता है वह हम इंसान के हाथ में नहीं होता, ऊपर वाले के हाथ में होता है। शादी का बंधन तो ऊपर से बनकर आता है। मैं ठीक हूँ, मेरे लिए चिंता मत करो और दुखी मत हो। कल से मैं तुम्हारी छोटी बहन मंजू को साथ लेकर आऊंगी काम पर। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों माँ बेटी मिलकर सारा काम कर दिया करेंगे। तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारी सासू माँ चाहती हैं। घर में कोई अशांति नहीं होनी चाहिए। सुमित्रा ने बेटी को ढांढस बंधाया, नहीं माँ, मंजू स्कूल जाती है, उसे स्कूल जाने दो। उसकी पढ़ाई में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। उसे भी पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार है। मैं भी चाहती हूँ वह खूब पढ़े लिखे। मैं उसकी मदद करूँगी। तुम काम की चिंता मत करो, तुमसे जितना बने उतना करो, बाकी मैं कर दूँगी। मेरे ख्याल से आगे से मम्मी जी कुछ नहीं कहेंगी, नैना ने माँ को समझाते हुए कहा। नैना की दिनचर्या पहले जैसे ही चल रही है। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करना, फिर चाय नाश्ते की तैयारी करना, पति और पापा जी के लिए टिफिन बनाना, फिर कॉलेज जाना, कॉलेज से आकर अपनी माँ का हाथ बटाना और शेष कार्य संपन्न करना। इन सभी दैनंदिन कार्यों के बीच में जितना समय मिलता अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। नैना की बहन मंजू भी अब 9वीं कक्षा में आ गई और उसका भाई नवीन 7वीं में आ गया। एक दिन मंजू अपनी बड़ी बहन नैना से यह इच्छा जताई, दीदी, 9वीं कक्षा में आकर मुझे गणित कठिन लग रहा है। तुम अगर थोड़ी सी मदद कर देती तो अच्छा होता। क्या तुम समय निकाल पाओगी? समय तो मैं निकाल लूँगी, परंतु मम्मी जी से एक बार अनुमति लेनी पड़ेगी। उनसे पूछकर मैं कल तुम्हें बता दूंगी। वैसे वे मना नहीं करेंगी, मुझे लगता है। कॉलेज से आने के बाद नैना सारा कार्य संपन्न करके शाम के वक्त अपनी बहन और भाई को पढ़ाने लगी। मंजू और नवीन बहुत खुश हैं कि आजकल दोनों दीदी के पास आकर पढ़ाई करने लगे हैं। नैना को भी बहुत आत्मिक संतुष्टि मिल रही है कि वह अपने भाई बहन को थोड़ी ही सही कुछ तो मदद कर रही है, वह उनके काम आ रही है। इतनी व्यस्तता में समय पक्षी की भांति पंख लगाकर कब उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। समय का चक्र चल रहा है, सुबह से शाम होती है और शाम से सुबह होती है। समय चक्र के साथ साथ नैना भी
घूम रही है। पर इस व्यस्तता में भी नैना बहुत सुकून महसूस कर रही है। कम से कम उसे बेवजह की बातों में उलझना नहीं पड़ता। यूँ कहें कि उलझने का समय ही नहीं मिलता। नैना की बीए फाइनल परीक्षा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मन में थोड़ा सा डर भी है कि आशानुरूप परीक्षा फल आएगा कि नहीं। फिर कभी वह मन ही मन सोचती, परिश्रम करना मेरा काम है, जो भी फल होगा देखा जाएगा। परीक्षा के समय नैना अपनी पढ़ाई में मन लगा सके, इसीलिए सुमित्रा ने उससे कह दिया, तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर करो, काम की चिंता मत करो। मैं तुम्हारी बहन मंजू को कुछ दिनों के लिए काम पर ले आऊंगी। हम दोनों माँ बेटी मिलकर पूरा काम संभाल लेंगे। मालकिन को शिकायत का मौका नहीं देंगे। माँ की बात सुनकर नैना के मन को तसल्ली हुई, तो उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। परीक्षा फल आया तो धर्मेंद्र और नैना दोनों बहुत खुश थे। नैना ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। नैना ने आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की धर्मेंद्र से, तो धर्मेंद्र ने कहा, पहले तुम माँ पापा की अनुमति ले लो। उनसे पूछे बगैर अगर कॉलेज जाने लगोगी तो फिर घर में अशांति फैलेगी, और मैं कोई अशांति नहीं चाहता। जो भी कार्य हम करेंगे वह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो तो ही अच्छा है।